और दोस्तों, मैं आर्टिस्ट आनंद एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका कि नाम है आर्टिस्ट आनंद इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट रूल्स। इस चैनल पर हम लोग डिस्कस करते हैं इस्टेब्लिशमेंट रूल्स के बारे में, जो कि खासकर रेलवे एम्प्लॉइज़ के लिए उपयोगी होते हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दोनों दृष्टि से उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं DNAR रूल्स के बारे में, जिसके कि पार्ट 1 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। ये पार्ट 2 है। अब पार्ट 2 में हम लोग चर्चा करेंगे छोटी और बड़ी शास्ति क्या होती है, छोटी और बड़ी शास्ति लगाने की प्रक्रिया क्या है, अपील किसे की जाती है और उसकी प्रक्रिया क्या है करने की, पुनर्विवेचन रिव्यू किस तरह किया जाता है, सस्पेंशन और डीम्ड सस्पेंशन के में अंतर क्या है। तो इस टाइप से ये सारे पॉइंट को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके साथ साथ और भी कुछ चीज़ें रहेंगी, तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक ताकि सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट किया जाए वीडियो को। तो अनुशासन और अपील रूल 1968 1 अक्टूबर 1968 से लागू हुए थे, इन्फोर्समेंट हुए थे इनका। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी है, ये पार्ट 2 है। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे बकाया जो बाकी चीज़ें बची थी। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट ले लेते हैं छोटी शास्ति, माइनर पेनल्टी। माइनर पेनल्टी क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। माइनर पेनल्टी जो जिसका कि इफेक्ट कम होता है माइनर पेनल्टी बोला जाता है। और माइनर पेनल्टी में पहला है निंदा, सेंश्योर करना। दूसरा है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, निश्चित अवधि के लिए पदोन्नति, इंक्रीमेंट रोकना, टू हेल्ड अप द इंक्रीमेंट फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड। नंबर तीसरा हो जाता है, इसमें टाइम पीरियड देना जरूरी होता है पदोन्नति रोकने के लिए, मतलब प्रमोशन रोकने के लिए उसकी अवधि, एक निश्चित अवधि के लिए उसका प्रमोशन रोका जा सकता है। कर्मचारी के अपेक्षा और आदेशों के उल्लंघन के कारण प्रशासन को अगर कोई आर्थिक नुकसान हुआ हो तो उसकी आंशिक या पूरी तरह से उसकी भरपाई जो कर्मचारी की पेंशन वेतन से की जा सकती है। तो ये तीसरे नंबर का है। पेक्यूनरी लॉस के बारे में रिकवरी करना पूरा एम्प्लॉय से। 3 में जो ए दिया हुआ है, 3 का है पास और पीटीओ या पास या फिर पीटीओ या फिर दोनों चीज़ों पर की सुविधा पर रोक लगाना 1 साल 2 साल एक निश्चित पीरियड के लिए। नंबर 3 का ख भी है, जो कि वर्तमान वेतनमान से जो भी प्रेजेंट में उसको वेतनमान मिल रहा है उससे निचले स्टेज पर अवनति, जो कि 3 वर्ष से अधिक ना हो, जिसका भविष्य पर प्रभाव ना हो और पेंशन पर भी प्रभाव ना हो। इसका कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि इसमें अगर मान लो कोई ML6 के लेवल सेल 10 में, अगर 10 में बेसिक है उसका, तो एक प्रकार से ये मान लेते हैं ML6 में उसका बेसिक है 60,400, ठीक है, 60,400 बेसिक है। तो उसको पिछले उसके वेतन उससे उसको अवनति कर दिया जाएगा, उसको मतलब पिछले सेल पे ले आया जाएगा, ओके, जो कि 3 वर्ष से अधिक ना हो, जिसका भविष्य का कोई प्रभाव ना पड़े, मतलब उसके पेंशन पे और उसके फ्यूचर पे कोई इफेक्ट ना हो, तो 3 साल का टाइम बाउंड रहे, तो उसको बोला जाएगा माइनर पेनल्टी। तो ये होगी 1 2 3 4 5। और इसमें एक और रहेगी कि एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए वेतन वृद्धि पर रोक लगाना, इंक्रीमेंट को हेल्ड अप करना जिसको बोला जाता है। साथ ही इसमें यह भी निर्देश दिया होता है कि जो अवधि के लिए वेतन में रोक लगाई गई है उस पीरियड के बाद में, उसका प्रभाव वेतन वृद्धि पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति को 2 साल के लिए, मान लो उसका 4200 का बेसिक था, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो उसका 42,000 का बेसिक था, ठीक है। अब उसको 2 साल के लिए उसको वेतन वृद्धि पर रोक लगाई है, तो 2 साल के बाद जब वेतन वृद्धि की रोक हटाई जाएगी, तब उसको जो पिछले 2 साल में, मतलब अगर देखा जाए तो 4200 के बाद में 4350 या जो भी आएगा 43,500, और उसके बाद में 44 शायद 600 है। इस टाइप से अगर देखा जाए तो जो भी उसका नेक्स्ट, ये 2 साल में, ये पहले साल में ये आता, दूसरे साल में ये, और 2 साल का उसको रोक लगा दिया गई थी, इसलिए उसको ये नहीं मिला था। तो जब ये पीरियड ख़त्म हो जाएगा तब उसको जो है ये दोनों मिला के उसका इंक्रीमेंट होगा, ये चीज़ उसमें लिखी रहेगी।
कि इसका प्रभाव वेतन वृद्धि पर पड़ेगा या नहीं। ये चीज़ उसमें उस चार्जशीट में क्लियरली लिखा रहेगा। तो इसको बोला जाता है कि एक अवधि समाप्त होने के पश्चात उसका प्रभाव वेतन वृद्धि पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये चीज़। अब ये देख लेते हैं इस नंबर बड़ी शास्ति। ये जो है अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 है, लेकिन 3 में 2 और आ जाने के कारण इसका अगर नंबर टोटल नंबर ऑफ माइनर पेनल्टी देखेंगे तो ये 6 हो जाती है, 4 या फिर 6। अगर कहीं पूछा जाता है तो ऑप्शन रहेगा 4 रहेगा या 6 रहेगा, दोनों ऑप्शन नहीं रहेंगे जरा। 5 नंबर में देख लेते हैं कि नियत अवधि के लिए वेतन क्रम में निचले स्टेज पर अवनति। इसमें यह निर्देश दिए गए हों कि अवधि के समाप्त होने पर अवनति का प्रभाव वेतन वृद्धि पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। एक निश्चित अवधि के लिए, इसमें भी टाइम पीरियड दिया हुआ है। वेतन निचले वेतन क्रम में उसको अवनति कर दिया जाएगा, मतलब डिमोशन कर दिया जाएगा उसे, और जब उसका पीरियड खत्म हो जाएगा तो उसके प्रभावी वेतन वृद्धि पर उसका असर पड़ेगा या उसका वेतन उसी स्टेज से आगे बढ़ाया जाएगा, या फिर उसको बिना प्रभाव के, मतलब उसके जो इंक्रीमेंट लगने थे वो लगाने के बाद में उसे दिया जाएगा। तो ये हो जाता है 5 नंबर की बड़ी शास्ति में आ जाएगा। ये 5 नंबर की 1 नंबर की बड़ी शास्ति। इसमें 6 नंबर पे दिया हुआ है किसी निचले वेतन क्रम, ग्रेड, पद या सेवा में अवनति। तो इसमें सर्विस, ग्रेड या पोस्ट में उसको अवनति कर दिया जाता है, जिसके साथ ये निर्देश दिए गए हों कि किन शर्तों पर, उसके बाद क्या शर्तें रहेंगी कि उसे ग्रेड, पद या सेवा पर उसे वापस लिया जा सकेगा या नहीं, और वापस लेने पर उसकी वरीयता और वेतन का क्या होगा, मतलब उसका जो सीनियरिटी और जो वेतन का रहेगा वो क्या रहेगा, वो चीज़ के उसमें चार्जशीट में लिखा रहेगा। 7 नंबर पे देख लेते हैं अनिवार्य सेवा मुक्ति, कंपलसरी रिटायरमेंट। कोई ग्रेव बड़ी कोई सीवियर मतलब ब्लेंडर किया, अगर उसने गलती की है चार्ज ऑफिशियल ने, तो उसके अगेंस्ट में उसको कंपलसरी रिटायरमेंट के लिए भी मतलब बड़ी शास्ति के रूप में कंपलसरी रिटायरमेंट के लिए उसे दिया जा सकता है। और सेवा से हटाना, रिमूवल, जो कि रिमूवल और डिसमिजल। तो रिमूवल में क्या होता है, सेवा से हटाना, मतलब जो भविष्य में सरकारी नौकरी के लिए योग्यता नहीं होती, मतलब कि ये कि रिमूवल अगर उसको किया है तो वो नेक्स्ट, अगर वो चाहे तो कहीं और उसको अगर गवर्नमेंट जॉब लगती है तो वो उसके लिए एलिजिबल रहेगा। लेकिन अगर बर्खास्त कर दिया, मतलब डिसमिजल अगर कर दिया है, तो भविष्य में सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य हो जाता है, उससे बाद में कहीं पर भी कोई गवर्नमेंट जॉब उसे नहीं लगती है। तो ये होती है 5 बड़ी शास्ति, और देखा जाए तो 6 और 5 टोटल 11 शास्त्री होती है, माइनर और मेजर मिला के। तो अगर मान लो कहीं आता है कि 4, इनको 4 अगर वो काउंट करते हैं और इसको 5, तो 9 आएगा, और नहीं तो फिर 11 लिखा हुआ आएगा ऑप्शन में। अब देखते हैं छोटी शास्ति लगाने की कार्रवाई क्या है, कार्यविधि क्या है छोटी शास्ति की। तो छोटी शास्ति जब लगाई जाती है तो यह समझा जाता है कि कर्मचारी के द्वारा गलती इस लायक है कि उसे स्टैंडर्ड फॉर्म 11 SF11 दिया जाए या नहीं दिया जाए। अगर केस पक्का है, उससे संबंधित जो भी एविडेंस है या जो तथ्य है वो सब कुछ सही है, ये चीज़ मतलब प्राइमा फेसी में समझ लिया जाता है कि उसे SF11 देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो अगर ऐसा लगता है तो उसे SF11 दिया जाता है, और उसके पश्चात जब SF11 दे दिया जाएगा तो आरोपों का उस पर पूरा विवरण लिखा जाएगा कि क्या आरोप लगाए हैं, क्या क्या कंडीशन थी, कौन कर्मचारी है, अगर कोई एविडेंस में मतलब गवाह है तो उसको भी नाम लिखा जाएगा, और रेल सेवा आचरण नियम किस नियम के अनुसार जो है उसने वो जो गलती की है या जो उसने नेग्लिजेंसी हुई है उसके द्वारा, तो वो किस नियम का उसने उल्लंघन किया है। तो 3 का 1, 2 और 3 का हवाला दिया जाना उसमें आवश्यक होता है। तो कंडक्ट नियम 1966 के ऊपर भी मेरी एक वीडियो ऑलरेडी है, अगर आप चाहें तो उसमें देख के इनके बारे में नियम 1, 2, 3, 4 इनके बारे में उसमें से देख सकते हैं। कर्मचारी को इस पर अपना प्रतिवेदन देने का 10 दिन का समय दिया जाता है। चार्जशीट SF11 दे दी उसे, SF11 इशू करने के बाद 10 दिन का समय रहेगा कर्मचारी के पास, वो 10 दिन में अपना रिटर्न में प्रतिवेदन दे सकता है जो भी अनुशासनिक अधिकारी है उसको। बचाव पत्र जो भी डिफेंस में जो उसने लिखा है प्राप्त होने के बाद में जो DA रहेगा, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी रहेगा, वो क्या करेगा, कर्मचारी के बचाव पक्ष में क्या लिखा है उसने, वो उससे अगर संतुष्ट होता है
तो वो उसे जो उसे SF11 दिया था उसको ख़त्म भी कर सकता है, नल एंड वाइड कर सकता है उसको, और नहीं तो वो एज इट इज़ रख भी सकता है उसको। अगर नहीं तो अधिकारी स्पष्ट रूप से सकारण आदेश लिखता है कि कर्मचारी की क्या गलती है, और वो ऐसा आदेश लिखकर और उसे क्या दंड दिया जाना चाहिए ये उस कारण सहित लिख के दे देता है। उसके पश्चात जो भी उसने दंड दिया है, मतलब जो भी पेनल्टी लगाई है, उसके अनुसार जो है NIP जारी कर दी जाती है, नोटिस फॉर इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टीज NIP इशू कर दी जाती है, और उसमें दंड और अपील किस अधिकारी को करना है ये पूरा लेख लिखा रहता है कि आपको ये दंड दिया जा रहा है, आप इसकी अपील 10 दिनों के अंदर किस अधिकारी को कर सकते हैं, उसका नाम पद नाम के साथ लिखा रहता है। कर्मचारी को अवसर दिया जाता है कि वह 45 दिन के अंदर उसे दिए गए दंड के विरुद्ध अपील कर सके। तो अगर उसको अपील करना है तो कितने दिन का समय रहेगा? 45 डेज़ का। अपील के लिए 45 डेज़ है, प्रतिवेदन देने के लिए 10 दिन का समय है। ये दोनों चीज़ों में अंतर है। अपील जो है उच्च अधिकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसे स्वीकार करके दंड में कमी या समाप्त कर सकता है या बरकरार रख सकता है। ये कौन करेगा? जो इसको भी अपील की है उन्होंने, जो भी हायर अथॉरिटी रहेगी उसको, वो कमी को समाप्त कर सकता है, मेंटेन एज इट इज़ रख भी सकता है। अगर चार्जशीट कर्मचारी का उसे याद दिलाने के बाद भी कोई अगर उत्तर नहीं देता, अगर बहुत कुछ ऐसे केस हो जाते हैं कि जिसमें कर्मचारी को चार्जशीट दी लेकिन कर्मचारी ने न तो अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, न कोई इस प्रकार से जांच में सहयोग किया, और जो सारी प्रक्रिया अपनाने पर भी चार्जशीट प्राप्त करवाना या उत्तर प्राप्त करवाना संभव नहीं हो पा रहा, मतलब एम्प्लॉय का कुछ रिएक्शन मिल ही नहीं रहा है उस चार्जशीट में, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक्स पार्टी डिसीजन, मतलब एक पक्षीय डिसीजन ले सकता है। बड़ी सख्ती की कार्रवाई कैसे की जाएगी? तो सबसे पहले तो ये समझा जाएगा कि जो एम्प्लॉय ने जो गलती की है उसे मानव फॉर्म SF5 दिया जाए या नहीं दिया जाए, SF11 दिया जाए, 5 दिया जाए, जो भी है। और जो भी अगर उसका केस में कुछ मतलब देखने में प्राइमा फेसी में अगर स्पष्ट हो जाता है कि कोई मेजर गलती की है, तो उससे संबंधित जो भी तथ्य है उन पर विचार करके उसे चार्जशीट दी जाएगी SF5। जब SF5 इशू कर दिया जाएगा तो कर्मचारी के उस SF5 के साथ साथ आरोपों का उसमें विवरण लिखा रहेगा, गवाहों की सूची रहेगी, दस्तावेजों की सूची आदि सही लिखे रहते हैं, जिसमें कुल मिला के 4 एनेक्सर इसके साथ में दिए जाते हैं SF5 के साथ में। कर्मचारी को इस पर अपना प्रतिवेदन देने का 10 दिन का समय दिया जाता है, 10 दिन का उसमें भी है, 10 दिन का इसमें भी है। और बचाव प्रतिवेदन पर विचार और जांच के नियम, बड़ी शास्ति की कार्रवाई जो होती है रूल नंबर 9 के अनुसार होती है, यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं रूल नंबर 9। बचाव प्रतिवेदन और विचार और जांच के बारे में निर्णय पत्र प्राप्त होने पर जो डिसिप्लिन अथॉरिटी ये देखता है कि कर्मचारी ने अपने बचाव पक्ष में क्या लिखा है, अगर वह संतुष्ट हो तो इसे ख़त्म भी कर सकता है, और नहीं तो फिर जांच अधिकारी को नामित कर देगा। ऐसे फॉर्म नंबर 7 इशू करके जांच अधिकारी की नियुक्ति आवश्यकता होने पर की जा सकती है, या नहीं भी करते हैं। जांच की प्रक्रिया और जांच रिपोर्ट, जो जांच की प्रक्रिया है और जो जांच रिपोर्ट है देखने के पश्चात अधिकारी कर्मचारी के बचाव सलाहकार के साथ, जो भी उसका ARE रहेगा, बचाव सलाहकार रहेगा डिफेंस में, असिस्टेंट रेलवे एम्प्लॉय जो रहेगा उसके साथ गवाह जो है उसके साथ में, और दस्तावेज आदि की से पुष्टि करके जो है जांच पूरी करता है। इसमें कर्मचारी को बचाव के लिए पूरे अवसर दिए जाते हैं, और जांच पूरी होने के बाद जांच अधिकारी आरोप की प्रत्येक मद के सामने गवाही के दौरान जो तथ्य सामने आए थे, जो गवाही ली गई थी, उसकी जो भी स्टेटमेंट दी है, जो भी तथ्य सामने आए थे उसकी समीक्षा करता है, उस पर अपना निष्कर्ष लिखेगा और पूरा केस डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास भेज देगा। ये कौन करेगा? जांच अधिकारी, इंक्वायरी ऑफिसर जो रहेगा, IO जो रहेगा, वो ये चीज़ करेगा, और उसके बाद में डिसिप्लिनरी DA को ये चीज़ भेज देगा, और एक रिपोर्ट की एक प्रति कर्मचारी को भी दे दी जाएगी। तो यहाँ पर उसकी प्रक्रिया जो हो जाती है जांच अधिकारी की, जांच अधिकारी जो है वो अपना व्यू लिख के और अपनी समीक्षा लिख के रिपोर्ट को जो है अनुशासनिक अधिकारी को दे देता है। अब जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई, जो रिपोर्ट तो दे दी है जांच अधिकारी ने डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को, अब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी क्या करेगा? रिपोर्ट को देखेगा, अध्ययन करेगा, उसको निष्कर्ष पर यह सहमति और असहमति जो भी है वो रिकॉर्ड करेगा, और आवश्यक होने पर गवाहों को बुलाकर उसकी जो भी स्टेटमेंट लिखे थे, जो भी गवाही लिखी गई थी, उसकी फिर से प्रतिरक्षा या परीक्षा या प्रतिरक्षा या कतिपय मुद्दों पर
पुनः जांच के आदेश भी दे सकता है। जो कुछ इशू है जिसको पुनः से जांच फिर से जांच करना हो तो उस पर भी वो कर सकता है। शास्ति के बारे में निर्णय और सकारण आदेश, जो भी पेनल्टी देनी है उसके बारे में निर्णय ले लिया जाएगा और उस पर बाकायदा उसका कारण लिखकर आदेश जारी कर दिया जाएगा। स्पीकिंग ऑर्डर इसको बोला जाता है। तो जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी रहेगा, जांच रिपोर्ट के आधार पर जो भी इंक्वायरी ऑफिसर ने रिपोर्ट बनाई थी और चार्जशीट में जो आरोप सिद्ध होते हैं या नहीं, इस पर विचार करके शास्ति के बारे में अपना निर्णय कर सकता है कि उससे कौन सी शास्ति दी जाए। मेजर में जो है 6 नंबर से लेके 5 से लेके 5 और 9 नंबर तक होती है, तो उनमें से कोई भी जो भी उसे लगता है वो दे सकता है। यदि वह शास्ति उसके क्षमता में नहीं है, कोई सी चार्जशीट ऐसी हैं कि जिनको कि देने का हर किसी ऑफिसर को, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को अधिकार नहीं होता है, जैसे कि रिमूवल, डिसमिजल, तो उस कंडीशन में जो है वो जो भी सक्षम अधिकारी रहेगा उसको उस चार्जशीट को देने के लिए उसके पास ही प्रकरण भेज देगा और उसमें अपना जो भी अपना उसका जो रिव्यू है वो उसमें लिखकर उनके पास में भेज देगा और उनसे आगे की कार्रवाई जो है वो जो भी सक्षम अधिकारी वो करेंगे। तो ये होता है स्पीकिंग ऑर्डर। आदेश की सूचना, अच्छा, ये जिसमें सस्पेंशन में कौन डाल सकता है और चार्जशीट कौन दे सकता है, इसका एनेक्सर 2 में दिया हुआ है पूरा विवरण। तो एनेक्सर 2 आप इसका देख लेंगे तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा। आदेश की सूचना कर्मचारी को देना, जो भी एनआईपी इम्पोज करना है तो इसकी कार्रवाई का अंतिम चरण है और इसमें शास्ति के आरोप का उल्लेख होता है तथा इसकी अपील किस अधिकारी को की जानी है इसकी सूचना होती है और कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त कराया जाता है, उसको फिजिकली जाके दिया जाता है उसको पर्सनली। शास्ति के बाद की प्रक्रिया और कार्रवाई, शास्ति तो दे दी, यहाँ पर एनआईपी लगा दिया, उस पर कौन 2 साल का इंक्रीमेंट, 4 साल का इंक्रीमेंट, जो भी उसको रिडक्शन टू द लोअर स्टेज, जो भी चार्जशीट लगाई है एनआईपी इम्पोज की है वो लगा दी। उसके बाद में क्या होगा, शास्ति के बाद प्रक्रिया और कार्रवाई। अपील, तो एम्प्लॉय के पास में 45 डेज़ का टाइम रहेगा, उस बीच वो अपील कर सकता है। अपील जो भी उससे हायर अथॉरिटी रहेगी उसको अपील की जाएगी और अपील पर जो है जो भी अथॉरिटी है उस पर विचार करेगी और वो विचार करने के बाद में चाहे तो उस जो पनिशमेंट दिया था उसको बढ़ा भी सकती है, कम भी कर सकती है, उसे बरकरार भी रख सकती है। अब नियम 14 में निम्न परिस्थितियां उल्लेखित हैं जिसमें अनुशासन और अपील नियम 9 से लेकर 13 में उल्लेखित कार्रवाई का पालन करना आवश्यक नहीं होता और जांच प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है इसमें। अब रूल नंबर 14 क्या बोलता है? रूल नंबर 14 ये बोलता है कि आपको ये सारी प्रक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है अगर उसकी कंडीशन है। लेकिन क्या रहेगी उसकी कंडीशन? नियम नंबर 14 का 1, यदि कर्मचारी के आचरण के आधार पर फौजदारी के आरोप में उसे सजा हो गई हो। ठीक है, ऐसे मामले में कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस दिया जाता है और उसके जवाब पर विचार कर उसे पद से हटाना या बर्खास्त करने का निर्णय लिया जाता है। पुनः जांच कराना आवश्यक नहीं है, 14 का 1। और 14 का 2 भी है कि अगर मान लो कोई एम्प्लॉई जो कि देश के विरोध में कोई ऐसा काम कर रहा था, आतंकवादी गतिविधि में इन्वॉल्व था या कुछ इस टाइप की एक्टिविटी कर रहा था कि जो कि पब्लिक इंटरेस्ट, जिसका कि देश के इंटरेस्ट ऑफ द नेशन अगर डिसमेंटल होता हो तो उस कंडीशन में उसको डायरेक्ट 14 का 2 लगा के उसको डायरेक्ट डिसमेंटल भी किया जा सकता है। उसके लिए कोई इंक्वायरी प्रक्रिया की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उसका नंबर है 14 का 2। अब इसमें अपील क्या करने का? अपील करने वाले अधिकारी को उच्च अधिकारी से की जाती है 45 दिन का नियत समय। उसमें कौन कौन से बिंदु विशेष रूप से उल्लेखित रहते हैं? तो कर्मचारी क्या, जब आप अपील कर रहे हो तो क्या रहेगा, 45 दिन में करना रहेगा और साथ ही साथ कर्मचारी उसे अपने नाम से करेगा, किसी यूनियन, वकील या सलाहकार के द्वारा अपील नहीं कराई जा सकती। अपील अधिकारी को ही लिखित में देना जरूरी होता है, जिसको अपील करना उसी को देना रहेगा। और उसमें जो है आप अपील जब कर रहे हो तो उसमें आपके लैंग्वेज जो है कर्टिसी होना चाहिए, सम्मानजनक होना चाहिए और कर्मचारी अपने पक्ष की दलील नहीं दे, न ही व्यक्तिगत रूप से किसी पर कटाक्ष करे। रिमूवल, डिसमिजल और अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले में दूसरी अपील करने का भी प्रावधान है। ये सिर्फ ये 3 पेनल्टी में। अपील निलंबित रहने के दौरान कर्मचारी न्यायालय में नहीं जा सकता है। पुनरीक्षा, रिवीजन अब अपील होगी, अपील होने के बाद में रिवीजन रहेगा। तो रिवीजन, अपील का निर्णय लेने के पश्चात रिवीजन होता है। अपील होने की होगी, अपील पे भी वही उसका सेम पनिशमेंट रहता है, तो वो जाके रिवीजन के लिए भी कर सकता है। अपील न की जाए अथवा अपील का 45 दिन का समय समाप्त होने पर पुनर्वीक्षा का प्रतिवेदन स्वीकार किया जा सकता है।
पुनर्वीक्षा प्राधिकारी कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड से नीचे का नहीं होना चाहिए। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड JAG ग्रेड से कम का नहीं होना चाहिए। इसमें कर्मचारी निवेदन कर सकता है और सक्षम अधिकारी अपनी ओर से रिवीजन कर सकता है। पुनरीक्षा के बाद निर्णय में शास्ति को समाप्त करने, कम करने, पुष्टि करने, वृद्धि करने, कोई शास्ति नहीं लगाई गई है तो शास्ति लगाने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होता है। यदि शास्ति में वृद्धि करनी है तो कर्मचारी को युक्त अवसर दिया जाता है और उससे प्रतिवेदन लिया जाता है कि आप बढ़ा रहे हैं तो आप उसमें कुछ आपको क्या देना है या क्या बोलना है। पुनर्विलोकन रिव्यू। राष्ट्रपति के अलावा कोई भी रिव्यू नहीं कर सकता है। अपील, रिवीजन और रिव्यू। रिव्यू में क्या रहेगा? राष्ट्रपति के अलावा कोई भी रिव्यू नहीं कर सकता ना, मतलब रिव्यू करने का सिर्फ राष्ट्रपति को अधिकार है और यह तभी किया जाएगा जब कोई केस ऐसा था जिसमें कि कोई ऐसी चीज़ बाद में समझ में आई, ऐसा साक्ष्य मिला है कि जिससे कि एम्प्लॉई के फेवर में वो डिसीजन जा सकता है जिसको कि पहले कंसिडर नहीं किया गया था। तो ऐसा कोई साक्ष्य है तो उस साक्ष्य को लेकर कर्मचारी जो है अपना पूरा प्रकरण और प्रतिवेदन रेल मंत्रालय को भेजेगा और उसके द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रपति कोई भी निर्णय करने में सक्षम है। यदि शास्ति में वृद्धि करनी हो तो कर्मचारी को अपना प्रतिवेदन देने और बचाव का युक्त अवसर दिया जाता है। अगर वृद्धि करनी है तो फिर से वही उससे प्रतिवेदन लिया जाएगा, उसके अनुसार वृद्धि की जाएगी। रेल दर अधिकरण RRT रेलवे रेट ट्रिब्यूनल जो होता है, रिमूवल, डिसमिजल और अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर अपील के बाद ग्रुप C और D के रेल कर्मचारी जो है GM से प्रार्थना कर सकते हैं कि उनका प्रकरण अधिकरण मद्रास के पास सलाह के लिए अग्रेसित किया जाए, RRT मद्रास। और अपील पर यह निर्णय 45 दिन तक निवेदन किया जा सकता है। इसके लिए अधिकरण के पास प्रकरण के सभी दस्तावेज भेजे जाते हैं, लेकिन उल्लेखनीय है कि अधिकरण की सलाह मानना या न मानना GM के ऊपर है। जो भी GM रहेंगे वो उनके ऊपर निर्भर करेगा कि माने या न माने। यदि सलाह नहीं मानने का निर्णय महाप्रबंधक द्वारा लिया जाता है तो इनके कारणों को लिखित में प्रकरण में रिकॉर्ड करना होता है। उसमें एक रीजन लिख के और उसको प्रकरण को वहाँ पर बंद कर दिया जाता है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, नेचुरल जस्टिस जिसको बोला जाता है, उसका क्या सिद्धांत है? तो नेचुरल जस्टिस देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 311 में दिया गया है कि जो भी अनुशासनिक कार्रवाई की आवश्यक होता है उसके अंतर्गत कर्मचारी की सुनवाई और बचाव के पूरे अवसर दिए जाने चाहिए। यह एक नेचुरल जस्टिस है। सभी प्रकार के केसेस में इसको पालन किया जाता है। कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में स्वयं न्याय नहीं कर सकता है। किसी को बिना सुने अपराधी नहीं मानना चाहिए, ये नेचुरल जस्टिस होता है। सारे निर्णय सारे निर्णय सद्भाव से करने चाहिए। सुनवाई बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए। बचाव के लिए सभी प्रकार के अवसर देने चाहिए और निर्णय करने के कारणों की जानकारी अभियुक्त को देना चाहिए और सारे आरोपों की पहले से जानकारी होनी चाहिए। न्याय न केवल किया ही जाना चाहिए बल्कि ये प्रकट भी होना चाहिए कि न्याय किया जा रहा है। गवाहों की प्रतिरक्षा के पूरे अवसर दिए जाना चाहिए। अपराध के अनुरूप ही दंड दिया जाए। संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना चाहिए। दंड जिनके लिए अनुशासनिक कार्रवाई की आवश्यकता नहीं। कौन कौन से दंड? जैसे मैंने अभी 14 का 2 बताया था रूल नंबर। तो आवश्यक विभागीय परीक्षा फेल हो जाने पर वेतन वृद्धि पर रोक लगा देना, तो इसके लिए अनुशासनिक कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होती, डायरेक्ट उस पर वेतन वृद्धि पर रोक लगा दिया जाता है। पदोन्नति के लिए आयोजित चयन परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाना, जो भी सिलेक्शन एग्ज़ाम था उसमें अगर आप अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो आपको दंड दिया जा सकता है उससे। पदोन्नति के बाद योग्य न पाए जाने निचले पद पर अवनति करना। प्रोविशन पीरियड नियमानुसार सफलतापूर्वक नहीं करने पर अवनति हो जाना। सेवा मुक्ति नियमों के अनुसार अनिवार्य सेवानिवृत्ति। प्रोविशन और दूसरी शर्तों की अनुपालना न करने पर पद से हटाया जाना। कार्यक्षमता में कमी, शारीरिक नियोग्यता, पद समाप्त होने पर इत्यादि कारणों से पद से हटाना और दूसरे पद पर समाहित करना। विभागीय परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर पद से अवनति। तदर्थ आधार पर पदोन्नति होने के बाद कतिपय कारणों से पुराने पद पर अवनति। स्वयं की प्रार्थना पर निचले वेतनमान के पद पर अवनति, स्थानांतरण और उसमें वेतन में कमी। तो इस तरह इनके बारे में अनुशासनिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। निलंबन आदेश और निलंबित समझा जाने में अंतर। निलंबन का आदेश मतलब सस्पेंशन और
डीम्ड सस्पेंशन में अंतर बताया गया है। तो सस्पेंशन क्या हो जाएगा, सस्पेंशन सक्षम अधिकारी के द्वारा तब किया जाएगा जब कर्मचारी के विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्रवाई की संभावना है या बड़ी शास्ति दी जाने की प्रक्रिया चल रही है, या कर्मचारी के ऐसे क्रियाकलापों में लिप्त है जिससे कि देश की सुरक्षा को, या फिर किसी फौजदारी मामले में कर्मचारी के खिलाफ कोई केस छानबीन चल रही हो, जांच चल रही हो या मुकदमे चल रहे हों, तब उस कंडीशन में जो है उसे सस्पेंशन में डाला जाता है। उसे ऑफिस आने की अनुमति नहीं होती है, उसे कोई मास्टर साइन करने की ज़रूरत नहीं होती है। किंतु निलंबन समझा जाना कब होगा, डीम्ड सस्पेंशन कब लागू होगा, जब 48 आवर्स से ज़्यादा पुलिस कस्टडी में अगर आरोपी है तो जिस दिन से उसको कस्टडी में लिया उसी दिन से डीम्ड सस्पेंशन हो जाएगा। या फिर जब कोई न्यायालय कर्मचारी को डिसमेजल करने के पश्चात पद से हटाने अनिवार्य रूप से सेवा मुक्ति के दंड को, ये उससे क्या किया, पहले जो है उसे डिसमिजल, रिमूवल या कंपलसरी रिटायरमेंट का उसको पनिशमेंट दिया, उस कंडीशन में वो कोर्ट में अगर जाता है और कोर्ट इस दंड को अमान्य कर देता है तो उस कंडीशन में क्या करेगा, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी क्या करेगा कि जांच करने के लिए, फिर से जांच करने के लिए कर्मचारी को दंड के आदेश के दिन से ही उसको डीम्ड सस्पेंशन में रख देगा, माना जाएगा उसको। या कर्मचारी के दंड की विरुद्ध अपील द्वारा दोबारा से जांच के आदेश दिए गए हों तब भी उसको दंड के आदेश से ही निलंबित समझा जाएगा। या दंड की विरुद्ध अपील पर दंड अमान्य हो जाएगा तब भी दंड के आदेश की तारीख से ही निलंबित उसको माना जाएगा। दूसरा कारण है, दूसरी चीज़ है इसमें कि निलंबन सोच समझ कर किया जाता है, लेकिन जो है डीम्ड सस्पेंशन परिस्थितियों के अनुसार अपने आप हो जाता है। निलंबन सक्षम अधिकारी के निर्णय के पर हो सकती है, वह चाहे तो कर्मचारी को निलंबित न भी करे और प्रक्रिया कर सकता है। हालांकि कुछ परिस्थितियों में उसे आदेश देने ही पड़ते हैं, किंतु दूसरी परिस्थिति यानी निलंबित समझा जाना सक्षम अधिकारी के आदेश, मतलब डीम्ड सस्पेंशन का आदेश तो उसको देना ही होगा। यहाँ पर वो अपनी इच्छा के अनुसार सोच समझ कर डिसीजन ले सकता है कि निलंबित करना है या नहीं करना, लेकिन डीम्ड सस्पेंशन तो उसे करना ही होगा। निलंबन आदेश जारी होने की पर ही प्रभावी हो जाते हैं, जबकि निलंबित समझा जाना सूचना बाद में भी मिलने पर पिछले आदेश की तारीख से लागू होंगे। मतलब डीम्ड सस्पेंशन जिस दिन सस्पेंशन, जब उसको सस्पेंशन ऑर्डर मिलेगा उस दिन से चालू होगा, लेकिन डीम्ड सस्पेंशन तो पिछली डेट से भी उसको मान्य हो जाएगा, मतलब पिछले भी टाइम पीरियड से भी उसको डीम्ड सस्पेंशन माना जाएगा जैसा भी ऑर्डर दिया जाएगा। तो ये था दोस्तों, जहाँ तक है सारी चीज़ें डीएनएआर रूल्स की इसमें कवर करने की कोशिश की गई है। हालांकि रूल अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो काफ़ी लंबा है, काफ़ी समय उसको लगता है पढ़ने में, बहुत सारी कंडीशन दी हुई है, लेकिन ये एक उसका ब्रीफ में बताया गया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसका अगर आप पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो आपको इसको मेरे ये जो है टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ टेलीग्राम के लिए आर्टिस्ट आनंद इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट रूल के नाम से आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।